मुश्किलों का कुछ इस कदर सामना करो ताकि जीते तो भी इतिहास बन जाए और हारे तो भी इतिहास बन जाए। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है न्यूज फ्लैश के अंदर। और आज है 25 मई। बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज कवरेज। 2021 का एशिया कप अब 2023 के अंदर होगा। ये एशिया कप पहले पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा था, अब जो है ये आयोजित होगा श्रीलंका के अंदर, लेकिन वहां पर कोरोना के हालात देखते हुए पोस्टपोन कर दिया गया है। 2023 के अंदर अब इसका आयोजन होगा। चीन ने भूटान में 8 किलोमीटर भीतर घुसकर बसाया कस्बा। देखिए चीन ऐसी हरकतें करता क्यों है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। चीन हमेशा 5 फिंगर पॉलिसी पे चलता है, मतलब हम लोग कहें कि भूटान को वो मानता है हथेली और 5 अंगुलियां मानता है वो लद्दाख को, उसके बाद में फिर नेपाल को, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। इसीलिए 5 फिंगर पॉलिसी जो है वो हथियाना चाहता है चीन तिब्बत के नाम से। पूर्वी कांगो में ज्वालामुखी फटा, हजारों लोगों का पलायन। ज्वालामुखी जो है वो हर साल कहीं ना कहीं सक्रिय होने को देखने को मिलता है। इस बार पूर्वी कांगो के अंदर ये ज्वालामुखी फटा है और इसका जो नाम है वो भी बड़ा ही बेहतरीन है। निरागोंगा ज्वालामुखी जो है ये इसका नाम है और 19 साल के बाद ये सक्रिय हुआ है। निरीक्षकों को परमाणु ठिकानों की तस्वीरें नहीं लेने देंगे, ईरान ने यह कहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है ईरान के साथ में वो इस सैटरडे को समाप्त हुआ और उसके बाद में ईरान ने यह कहा है कि हम आगे से अब कोई भी जो निरीक्षण है या फिर कोई भी तस्वीर है वो परमाणु ठिकानों की नहीं लेने देंगे। भारत में सामने आए वेरिएंट के खिलाफ भी टीके कि 2 डोज प्रभावी। देखिए रिसेंटली यूके के हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा अभी एक स्टडी करवाई गई, इसमें यह बताया गया कि यदि केवल आप 1 डोज लेते हैं तो वो केवल 33% ही इफेक्टिव होती है। मैंने जब इसके लिए सेपरेट लेक्चर बनाया तो उसमें मैंने एक वर्ड यूज किया और उसमें कह दिया कि एक वर्ड मैंने स्पेसिफिक उसमें यूज कर लिया, तो उसमें क्या हुआ कि स्टूडेंट्स जो थे वो काफी ज्यादा आक्रोशित होकर सामने आए। लेकिन देखिए हम क्या है कि टीचर हैं, तो कभी इन चीजों के साथ में हम लोगों को मत जोड़ा करो। आप लोगों को नॉलेज देने के लिए हम लोग आते हैं। तो चलिए कोविशील्ड जो है इसकी दोनों डोज इस चीज को कवर करेंगी। अमीर गरीब देशों के बीच वैक्सीन का बढ़ता फासला। अमीर और गरीब, इससे क्या मतलब है? कुछ देश अपने देश में ही वैक्सीन को बना रहे हैं, लेकिन कुछ देश जो है वो इस चीज में सक्षम नहीं है, उनको बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है वैक्सीन। इसीलिए जो गरीब देश हैं वो अपनी जनता को पूर्णतः कवर नहीं कर पाते हैं और अमीर और गरीब के जो बीच की खाई है, देशों के बीच जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया ई कोर्ट मोबाइल मैनुअल। ये जो है 14 भाषाओं के अंदर जारी किया गया है ताकि कोर्ट से संबंधित जो भी कार्रवाई है वो उस मोबाइल ऐप के ऊपर मिल जाए और इस ऐप के जरिए जो भी केस होते हैं उनकी अपडेट्स प्राप्त की जा सकती है 24 आवर्स। राज्यसभा के पूर्व सदस्य शांति पहाड़िया का निधन। रिसेंटली 4 दिन पहले ही इनके जो पति थे, मतलब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का अभी निधन हुआ था। अब 4 दिन बाद ही इनकी जो पत्नी है शांता पहाड़िया, इनका भी निधन हो चुका है। तो ये राज्यसभा के अंदर पूर्व सदस्य भी रह चुकी हैं। महिला टीम को अब तक नहीं मिली T20 विश्व कप की इनामी राशि। 3 करोड़ 64 लाख की राशि थी, पिछले वर्ष दी जानी थी, अब तक भी नहीं दी गई है। तो ये जो इनामी राशि है ये दी जानी चाहिए। ये कहा गया है मंत्रालय के द्वारा कि अब जल्द से जल्द ये राशि जो है वो आवंटित की जाएगी, इनको दी जाएगी। बकरियां चराने वाली अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को मिलेगी मदद। देखिए प्रतिभा जो है वो कभी किसी से छिपी नहीं होती है, लेकिन कई बार खिलाड़ियों को सही जो मदद है वो नहीं मिल पाती है, जिसके कारण इनकी प्रतिभा छिप जाती है। ये जो आप लोग देख रहे हैं पिक्चर के अंदर, ये है संगीता कुमारी। इन्होंने थाईलैंड, भूटान, कई जगह पर फुटबॉल मैच जो है वो खेले हैं, अंडर 18 में, अंडर 17 में, और कई बार टीम को जिताकर भी लेके आए हैं और मेन स्ट्राइकर ये रही हैं।
तो जब इनकी तलाश हुई तो ये पाई गई कहां पर, झारखंड के धनबाद के अंदर। वहां पर ये बकरियां चरा रही थी। सोच के देखिए कि इंटरनेशनल खिलाड़ी और कोई भी सरकारी मदद ना मिल पाने के कारण क्या हालत हो चुकी है कि वो बकरियां चराती हुई जो है वो देखी गई हैं। उम्मीद ये रखी जा रही थी कि ये खुद भी प्रैक्टिस कर रही होंगी और साथ में कोई एकेडमी चला रही होंगी, लेकिन कुछ और ही सामने आया। स्टडी ग्लोस आप लोग के लिए लेके आता है बहुत ही बेहतरीन कंटेंट। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। सुप्रीम कोर्ट की समिति ने अपने निशुल्क कौन सी ऐप के लिए मैनुअल जारी किया है? तो देखिए ये जो समिति है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है ई समिति, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ये समिति है, और इनके द्वारा जो मैनुअल जारी किया गया है वो ई कोर्ट सर्विसेज के द्वारा जारी किया गया है। ये मैनुअल होगा 14 लैंग्वेजेस के अंदर, 14 लैंग्वेजेस के अंदर होगा, और जो भी कोर्ट की अपडेट्स हैं वो अपडेट्स इस ऐप के ऊपर मिल जाएंगी। इसके बाद में जो भी आधिकारिक वेबसाइट यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहां पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड किया जा सकता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है इस समिति, तो ये ई समिति जो है जितने भी हमारे पास में लॉ से रिलेटेड, मतलब हम लोग कहें कि जुडिशरी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर डिजिटल रिफॉर्म लाने के लिए ये समिति गठित की गई थी, ई समिति, और इनके द्वारा ये ऐप डेवलप किया गया है, ई कोर्ट ऐप। यहां पर आप लोग बी ऑप्शन देख रहे हैं, ई सू स्पेस। यहां पर ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिसेंटली जारी किया गया था, और इस समय जो न्यायाधीश थे वो कौन थे? एस ए बोबडे इस समय न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए ई सू स्पेस जो है ये एक मोबाइल ऐप भी पहले जारी किया गया था। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहां पे आप लोग देख सकते हैं ई कोर्ट सर्विसेज के बारे में, सर्च सेव केस बाय नेम और सर नेम। यहां पे आप लोग पूरा सर्च कर सकते हैं कि आपकी केस की अपडेट क्या है। 24 आवर्स आप उसकी अपडेट ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो रिसेंटली अप्रैल महीने के अंदर अजय कुमार जो हैं, अजय कुमार ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अभी महानिदेशक बनाए गए हैं। किसके स्थान पर? उपेंद्र कुमार के स्थान पर, उपेंद्र कुमार के स्थान पर बनाए गए हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? गुड़गांव के अंदर है, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो फ्रांस और भारत ने मिलकर की थी। कब? 2015 में, जब पेरिस जलवायु समझौता हुआ था, COP21 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। यहां पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स होते हैं वो यहां पे देखिए कि 23.5 डिग्री एक तो होती है लाइन ऑफ कैंसर और एक होती है लाइन ऑफ कैप्रिकॉन। इसके बीच में जितने भी देश आने वाले हैं वो तो सदस्य होते हैं। शुरुआत में ये नियम था, अब जो है कोई भी देश इसका सदस्य बन सकता है। इसलिए सबसे नया सदस्य जो है वो बना है कौन सा? इटली इसका सबसे नया सदस्य बना है। विश्व में हथियारों के आयात के रूप में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत जो वेपन्स इंपोर्ट करता है उसमें भारत का कौन सा स्थान है? वो है सेकंड। और ये रिपोर्ट जो है वो सिप्री के द्वारा जारी की गई है जो कि डिफेंस से रिलेटेड रिपोर्ट्स पब्लिश करती है। तो भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि पहले स्थान पर कौन सा देश है। चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के तहत दक्षिण अफ्रीका से भारत के किस नेशनल पार्क में चीता लाई जाएंगे? तो आप लोग याद रखना कूनो नेशनल पार्क के अंदर चीता जो है वो लाए जाएंगे। देखिए कहां कहां से लाए जाएंगे, एक तो दक्षिण अफ्रीका, ये तो कंट्री हो ही गया। इसके साथ में आप लोग याद रखिए नामीबिया जो कंट्री है यहां से भी चीता जो है उनको क्या किया जाएगा? ट्रांसफर किया जाएगा। टोटल इनकी क्वांटिटी है 10, 5 तो इसमें मेल और 5 क्या है? फीमेल हैं। इसको जो फंड किया गया है वो किया गया है नेशनल कंजर्वेशन टाइगर अथॉरिटी के द्वारा, मतलब हम लोग कहें NCTA, नेशनल कंजर्वेशन फॉर टाइगर अथॉरिटी, इसके द्वारा इसको फंड किया गया है। और चीता जो है वो IUCN की वल्नरेबल लिस्ट के अंदर भी शामिल है। चलिए यहां पे देखिए कि गुजरात के अंदर विश्व का सबसे बड़ा एक जू बनने जा रहा है, और उस जू के अंदर असम से
असम से ब्लैक पैंथर जो है वो लाए जाएंगे। असम से ब्लैक पैंथर जो है वो शिफ्ट किए जाएंगे कहां पर? गुजरात के अंदर, जो रिलायंस कंपनी विश्व का सबसे बड़ा जू बना रही है। लेकिन वहां के जो लोकल्स हैं उन्होंने इसका विरोध किया कि यहां से तो चीता आप लोग ले जाओगे, लेकिन फिर यहां पे क्या होगा। इसलिए रिलायंस कंपनी ने इजराइल के साथ टाई अप किया और वहां पर 2 जोड़े किसके, जिराफ की जो है वो किए जाएंगे ट्रांसफर असम के काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर। चलिए यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि 1947 के अंदर सबसे अंतिम जो चीता था वो देखा गया था जिसकी मृत्यु हुई थी, और 1954 के अंदर जो छत्तीसगढ़ के महाराजा थे उन्होंने अंतिम बार शिकार किया, ऐसा बताया जाता है। तो चलिए हम लोग इसको ट्रांसफर कहां करेंगे। एक तो मध्य प्रदेश का मैंने बता ही दिया कि कूनो नेशनल पार्क, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश जो है यहां पर भी इनको ट्रांसफर किया जाएगा। मेनली राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर टोटल 5 नेशनल पार्क को चूज किया गया है और सबसे पहले कूनो नेशनल पार्क के अंदर ही इसको ट्रांसफर किया जाएगा। मध्य प्रदेश के हम लोग नेशनल पार्क देख लेते हैं। एक तो है कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क है, पन्ना है, सतपुड़ा है, वन विहार है, रुद्र सागर है, बांधवगढ़ है, संजय है, माधव राष्ट्रीय पार्क है, कूनो नेशनल उद्यान जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, मांडला प्लांट को फोसिल राष्ट्रीय पार्क यहां पे स्थित है। राजस्थान की हम लोग बात करें तो केवला देवी है, रणथंबोर है, सरिस्का है, डेजर्ट है, दर्रा है, घना पक्षी विहार है, केवला देवी है, ताल छापर है और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और करें इसके बारे में और देखते हैं नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर के अंदर दाशीग्राम, सलीम अली नेशनल पार्क। देखिए सलीम अली नेशनल पार्क तो जम्मू कश्मीर में स्थित है और सलीम अली बर्ड सेंचुरी के बारे में यदि पूछा जाए तो वो गोवा के अंदर स्थित है। और सलीम अली यदि पक्षी अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर यदि पूछा जाए तो आप लोगों को करना है तमिलनाडु। फिर है किश्तवाड़ है, हेमिश नेशनल पार्क है, जेऊ मंडल रिजर्व यानी कि श्रीनगर के अंदर स्थित है। चलिए और करें, चलिए और कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है सुंदरवन, बक्सा नेशनल पार्क है, जल्दापारा है, गोरुवारा है, सिंघालीला है, नियोरा वैली जो नेशनल पार्क है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। संजीवनी परियोजना किस राज्य सरकार की है? तो संजीवनी ये जो परियोजना आप लोग देख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोग, अच्छा इसमें एक ऑप्शन जो है वो आप लोग इसमें करेक्ट कर लेना। यहां पे आप लोग गुजरात की जगह हरियाणा कर लीजिए, गुजरात की जगह हरियाणा यहां पे ऑप्शन में कर लीजिए और फिर इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन जो है इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, हरियाणा आप लोग करना। तो हरियाणा सरकार के द्वारा जो रूरल एरिया है, हरियाणा सरकार के द्वारा रूरल एरिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं उन तक कोविड-19 की जो भी फैसिलिटीज है उनको पहुंचाने के लिए संजीवनी परियोजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसमें क्या होगा कि यदि मान लीजिए कोई पेशेंट है तो उसके घर तक जो भी यानी कि डॉक्टर है उसको भेजा जाएगा, साथ में मेडिसिन जो है वो भेजी जाएंगी, जो भी हर संभव प्रयास है, मान लीजिए एम्बुलेंस की जरूरत है तो एम्बुलेंस भी वहां पर पहुंचाई जाएगी। तो किसकी है ये है हरियाणा की परियोजना है। आप देखिए ऑपरेशन संजीवनी के नाम से भारतीय वायुसेना के द्वारा एक ऑपरेशन भी चलाया गया था जिसमें कोविड से संबंधित जो भी मटेरियल है, मान लीजिए इंजेक्शंस हैं और कोई भी सपोर्टर्स हैं, वो सप्लाई किए गए थे कहां पर? मालदीव के अंदर। देखिए मालदीव की लोकेशन हम लोग देख सकते हैं कि हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन के अंदर मालदीव की लोकेशन आप लोग देखिए। रिसेंटली एक चाइना का लॉन्ग मार्च 5B जो रॉकेट था उसका फ्यूल टैंक जो आके गिरा था वो कहां पे आके गिरा था? मालदीव के पश्चिमी तट पर जो था वो आकर गिरा था। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि जो आप लोग पढ़ते हैं जैसे 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री और 11 डिग्री जो चैनल है ये किस किस के बीच गुजरते हैं? तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है 8 डिग्री, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है 9 डिग्री, 10 डिग्री जो है वो अंडमान और निकोबार को एक दूसरे से अलग करते हैं और 11 डिग्री जो है वो लक्षद्वीप को 2 बराबर भागों के अंदर विभाजित करता है। भांग की खेती को लीगल बनाने वाला कौन सा राज्य है? और ऐसा करने वाला पहला राज्य जो है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने भांग की खेती को क्या कर दिया है? लीगल बना दिया है। जबकि भांग की खेती को मतलब कैनाबिस जो है इसको जो है बैन कर दिया है किसने? हाल ही में चाइना ने इसको बैन कर दिया है। देश का पहला केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल जो है ये कहां पर निर्मित किया गया है? तो ये निर्मित किया गया है बेंगलुरु के अंदर।
बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंगलुरु के अंदर पहला एसी रेलवे टर्मिनल, क्योंकि रेलवे के लिए सर्विसेज है, क्योंकि रेलवे के अंदर एसी टर्मिनल जो है वो नहीं देखे जाते हैं, ये हमेशा एयरपोर्ट्स पे देखे जाते हैं, इसलिए रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। परमाणु ऊर्जा आयोग के कौन से पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है? तो श्री कुमार बनर्जी जो है इनका अभी रिसेंटली निधन हुआ है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 3 अगस्त 1948 को हुई थी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई के अंदर है। और होमी जहांगीर भाभा जो थे ये इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। स्टार्टिंग में जो है वो इंडियन एटॉमिक, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज सेट अप ऑन 10 अगस्त 1948 अंडर लेट डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। तो दूसरे डिपार्टमेंट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए यहां पे आप लोग देखिए कि जो भी कमीशन के हेड हैं, चेयरपर्सन हैं, तो होमी भाभा 1948 से 1966 तक थे। और यहां पे आप लोग अभी देख रहे थे श्री कुमार बनर्जी जो कि 2009 से 2012 तक क्या बने थे, चेयरपर्सन बने थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में कौन है? शेखर बासु जो है वो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है, यानी कि वर्तमान में तो है के.एन. व्यास, और 2015 से 2018 तक रहे शेखर बासु। तो के.एन. व्यास का नाम जो है ये आप लोग याद रखना, ये प्रेजेंट के अंदर क्या है, ये अध्यक्ष हैं। आईएनएस त्रिकंद किस देश से कोविड-19 सामग्री लाकर मुंबई पहुंचा है? तो ये कहां से पहुंचा है? कतर से। तो ये मुंबई पहुंचा है और कौन से ऑपरेशन के तहत? तो आप लोग याद रखना, समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 जो है ये चलाया गया था ताकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और सिलेंडर्स जो है इनको बाहर से इंपोर्ट किया जा सके। हमने थाईलैंड भी भेजा था। फिर अब जो है ये कतर से जो कोविड-19 में जो भी हेल्प करने वाले, जैसे 20 मीट्रिक टन जो है वो लिक्विडफाइड ऑक्सीजन ये लेके आए हैं, 20 मीट्रिक टन। इसके बाद में ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है कौन सा? ये आईएनएस त्रिकंद। आईएनएस जब भी हम लोग देखते हैं तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन नेवल शिप। इंडियन नेवल शिप जो है ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और त्रिकंद जो है वो एक तरीके का फ्रिगेड है, फ्रिगेड की कैटेगरी में आता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक तो होता है डेस्ट्रॉयर और एक होता है फ्रिगेड। यहाँ पे देखिए कि आईएनएस त्रिकंद जो है ये क्या है, फ्रिगेड की कैटेगरी में आता है। फ्रिगेड वो होते हैं जो कि तटों की रक्षा करते हैं। कोई भी मान लीजिए कोई अटैक होता है या फिर तट के नजदीक कोई शिप आती है तो ये फ्रिगेड ही क्या करते हैं, उसको वहां से दूर करते हैं और उसको वहां से हटा देते हैं। यहाँ पे आईएनएस राजपूत के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि आईएनएस राजपूत को रिसेंटली अभी जो है डीकमीशन किया गया था 21 मई 2021 को। 4 मई 1980 को रशिया से हमने इसको परचेज किया था। तो दोनों के बारे में आप लोग देख सकते हैं। चलिए 2021 में एशिया कप को स्थगित करके किस वर्ष आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है? तो 2023 के अंदर यह आयोजित होगा। हर वर्ष ये आयोजित कराया जाता है। 2022 के अंदर तो आयोजित होगा, लेकिन 2021 वाला जो है वो 2023 के अंदर आयोजित कराया जाएगा। ये आप लोग इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो 2023 के अंदर देखिए पहले जो होने जा रहा था ये पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा था, फिर इसको शिफ्ट किया गया कहां पर, श्रीलंका के अंदर शिफ्ट किया गया। लेकिन अब वहां पर भी केसेस बढ़ने के कारण श्रीलंका के अंदर से भी इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब इसका वेन्यू जो है वो फिक्स नहीं है, लेकिन 2023 के अंदर ये आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किस देश ने बुर्के पर बैन लगाया है? तो बुर्के पर जो बैन लगाया गया है वो लगाया है किसने? श्रीलंका ने ही बुर्के पर बैन लगाया है। सबसे पहला जो देश था जिसने बुर्के पर बैन लगाया था वो था फ्रांस। बुर्का जो है वो कुल 7 तरीके से पहना जाता है, तो पूरे 7 तरीके जो है उन पे बैन नहीं लगाया है, केवल 2 जो है उन पर बैन लगाया गया है। ठीक है, तो जो टाइप है जिसमें मुंह जो है वो पूरा ढक जाता है उन पर बैन लगा दिया गया है। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट कौन सा है? तो आप लोग याद रखना वो है केम्पेगौड़ा। केम्पेगौड़ा जो एयरपोर्ट है जो कि कहां पे स्थित है, बेंगलुरु के अंदर स्थित है। ये पहला सौर ऊर्जा से संचालित मतलब सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है। यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो है वो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। सबसे छोटा यदि पूछा जाए तो आपको करना है त्रिची एयरपोर्ट, वो है त्रिची एयरपोर्ट। सबसे मान लीजिए पूछा जाए कि ऊंचाई पर कौन सा स्थित है, तो आप लोग करना है कुशाग एयरपोर्ट जो कि कहां पर स्थित है, लद्दाख के अंदर स्थित है। चलिए, नीरागोंगा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 19 साल के बाद सक्रिय हुआ है? तो आप लोग याद रखना
कॉन्गो के अंदर ये स्थित है और रिसेंटली 19 साल के बाद में ये सक्रिय हुआ है। 19 साल के बाद जो है ये सक्रिय हुआ है। देखिए यहाँ पे आप लोग मेल्टेड जो लावा है वो यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन ये किस प्रकार से बनता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं। देखिए एक ज्वालामुखी और है, ये भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, काफी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ये स्थित है कहां पर? इक्वाडोर के अंदर स्थित है। माउंट सिनाबोंग, ये भी आप लोगों को न्यूज में था, मैंने अभी 2 दिन पहले ही पढ़ाया था। माउंट सिनाबोंग जो है ये ज्वालामुखी कहाँ स्थित है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नहीं पता है तो परसों की क्लास में मैंने इसको कवर किया था। तो इक्वाडोर के अंदर ये सांगी ज्वालामुखी स्थित है। देखिए ये जो ज्वालामुखी स्थित होते हैं ये रिंग ऑफ फायर के अंदर स्थित होते हैं। रिंग ऑफ फायर वहां बनती है जहां पर ओशियन प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो आपस के अंदर मैच करती हैं। तो यहां पर जो भी प्रशांत पैसिफिक ओशियन की जो भी बाउंड्री है वहां पर वॉल्केनोज जो है वो निर्मित हुए हैं और इसे ही हम लोग कहते हैं यह है हवाईयन हॉट स्पॉट। मतलब ये जो है हवाई द्वीप के नजदीक काफी सारे, सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो हवाई द्वीप के ऊपर ही ज्वालामुखी पाए जाते हैं। लेकिन ये बनते कैसे हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास में एक तो होती है ओशियनिक प्लेट और एक होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो जब ये नीचे की ओर सबडक्ट करती है तो पहले तो ये देखिए कि नीचे की ओर सबडक्ट करती ही क्यों है, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा रहती है। इसीलिए डेंसिटी ज्यादा होने के कारण ये नीचे की ओर सबडक्ट करती है, जिससे ये मेल्ट होकर ऊपर की ओर प्रेशर डालती है और इससे क्या निर्मित होता है, ज्वालामुखी जो है वो निर्मित होता है। वैन द इंटरनेशनल तिब्बत मुक्ति दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 23 मई को जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है वैसे ही 23 मई को तिब्बत जो है वो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। देखिए तिब्बत के बारे में ये है कि 1959 के अंदर चीन ने तिब्बत पर अधिकार किया और इसके बाद में वहां से निर्वासित होकर दलाई लामा जो थे, दलाई लामा वो कहां पर आ गए थे? वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर आ गए थे। तो वहां पर ये अकेले नहीं आए थे, इनके साथ में 10,000 जो बौद्ध भिक्षु है वो भी इनके साथ में आए थे। इसीलिए दलाई लामा की जो सरकार है वो वैसे ही रन करती है आज भी जैसे वो तिब्बत में रन करती थी। और उसी का रिजल्ट है कि पेमा सेरिंग जो हैं वो तिब्बत सरकार के नए प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये क्या किए गए हैं? इलेक्ट किए गए हैं। चलिए देखते हम लोग इसके बारे में कि देखिए चीन यहां पर है तो चीन क्या करता है, तिब्बत को एज ए यानी कि एज ए पाम जो है मतलब हथेली की तरह इसको मानता है और ये कहता है कि इस हथेली की 5 अंगुलियां हैं। एक तो है लद्दाख, फिर है नेपाल, फिर है सिक्किम, फिर है भूटान और फिर है अरुणाचल प्रदेश। और चीन का ये दावा है कि हमने तिब्बत जो है वो हमारे पास है, इसलिए तिब्बत की 5 अंगुलियां भी हमारी हैं। तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय के अंदर ये जैसे लद्दाख पे रिसेंटली आपको पता होगा कि कल के रोज ही गलवान घाटी में वापस से मुठभेड़ हुई है, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने इसे इनकार किया और अरुणाचल प्रदेश में बार बार ये क्या करता है, अपनी बस्तियों को बसाता है। इसीलिए चीन जो है वो तिब्बत की 5 अंगुलियों को वापस से हथियाना चाहता है। वापस से मतलब पहली बार तो इसके लिए होगा। चलिए, विच ऐप हैज बीन लॉन्च रिसेंटली टू टेक रियल टाइम अटेंडेंस ऑफ वर्कर्स एट महात्मा गांधी नरेगा वर्क प्लेस। देखिए जो मनरेगा है इसमें लोग काम करने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उनका रियल टाइम अटेंडेंस के लिए जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है वो है NMMS ऐप जो है इसको लॉन्च किया गया है, जिससे इनकी अटेंडेंस जो है वो यहाँ पे लगाई जा सकती है। मनरेगा जो है इसको 2005 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था और उसके बाद में 2010 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, नरेगा से मनरेगा कर दिया गया था। इसमें 100 दिन का जो रोजगार है वो दिया जाता है। इसमें ये गारंटी दी जाती है कि 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर अंदर आपको रोजगार दिया जाएगा। यदि इसके बाहर दिया जाता है तो आपको क्या दिया जाएगा, वो ट्रेवलिंग अलाउंस जो है यानी कि टीए जो है वो दिया जाएगा। 15 दिन के अंदर ही आपको जो है वो रोजगार दे दिया जाता है। यदि नहीं दिया जाता तो फिर इसके लिए आपको अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी भत्ता जो है वो फिर प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए, विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च द ब्लैक फंगस ड्रग पोसा कॉन्जोले। तो ये जो वैक्सीन है ये जो टैबलेट है ये अभी बनाई गई है और इसको लॉन्च किया गया है ब्लैक फंगस के द्वारा और ये है एमएसएन लैब के द्वारा। तो एमएसएन लैब जो है इसके द्वारा ये ब्लैक फंगस के लिए टैबलेट लॉन्च की गई है। ब्लैक फंगस जो है
ये सीधा अटैक करता है आपके हम लोग कहें कि जैसे मान लीजिए फेस है या फिर आपकी जो आंखें हैं उनकी मसल्स को ये पैरालाइज कर देता है। ये फिर पैरालाइज करके जो इन्फेक्शन है वो पहुंच जाता है आपके सिर तक। तो मान लीजिए आंखों के अंदर है तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए आंखों को जो है वो हो सकता है कि उनको निकालना पड़ जाए। इसीलिए ब्लैक फंगस जो है वो खतरनाक है। ब्लैक फंगस के बाद में फिर व्हाइट फंगस आ गया। व्हाइट फंगस का पहला मामला जो है वो एम्स पुणे के अंदर देखा गया था। एम्स पुणे के अंदर देखा गया था। उसके बाद में येलो फंगस जो है ये भी अब इंट्रोड्यूस हो चुका है। काफी कम मामले हैं लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर इसका एक मामला जो है वो देखा गया है येलो फंगस का। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। देखिए जो कोविड के पेशेंट हैं, देखिए पोस्ट कोविड के पेशेंट हैं उनमें इम्यून पावर कम रहता है। और जो पेशेंट आईसीयू के अंदर एडमिट थे उनके क्या लगाया जाता है कि जब ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है तो ह्यूमिडिफायर लगाया जाता है। और यदि उस ह्यूमिडिफायर के अंदर यदि इन्फेक्शन है तो फिर वो फंगस जो है वो रेस्पिरेशन के साथ में उस पेशेंट के अंदर पहुंच जाती है और फिर यही क्या करती थी, उसको इन्फेक्टेड कर देती है। तो एमएसएन लैब जो है इसने लॉन्च किया है ब्लैक फंगस के लिए ड्रग जो है इसको लॉन्च किया है। चलिए 24 मई के जो करंट अफेयर है उनको हम लोग कवर कर लेते हैं। किस देश के द्वारा प्रशांत महासागर में 800 मीटर ड्रिल किया गया है, तो आप लोग याद रखना ये किसके द्वारा किया गया है, जापान के द्वारा किया गया है। महिला क्रू द्वारा संचालित ऑक्सीजन एक्सप्रेस को किन दो शहरों के बीच चलाया जाएगा, तो ये जलाया नहीं है, ये है चलाया जाएगा। तो ये चलाया जाएगा जमशेदपुर से बेंगलुरु के बीच। ये हमने जो किया था देवलाली से दानापुर, ये पहली किसान रेल, और संगोला से शालीमार 100वीं किसान रेल। मुंबई से विशाखापट्टनम जो थी ये थी पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा महिलाओं की मदद करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है, तो आप लोग याद रखना वन स्टॉप सेंटर। कुल 701 जो है वन स्टॉप सेंटर बनाए जा चुके हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है, तो आप लोग याद रखना वो है नरेंद्र बत्रा। बैडमिंटन के पैरा ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन सी बनी है, तो वो है पलक कोहली एंड पारुल परमार की। युवा मामलों के मंत्रालय तथा यूनिसेफ के द्वारा कौन सा अखिल भारतीय अभियान शुरू किया गया है, तो आप लोग याद रखना वो है यंग वॉरियर्स। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो वो है कौन सा, लग्जमबर्ग। सिंगापुर सेकंड पे है, फिर थर्ड पे, तो आप लोग 1 2 3 जो है वो याद रखना। दूरदर्शन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा चैनल शुरू किया गया है, तो वो है डीडी इंटरनेशनल। किस देश के द्वारा फिलिस्तीन को 1700 करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की गई है, तो वो है यूएसए। रिसेंटली यूएन ने भी ये अनाउंस कर दिया है। 27वां रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसमें भारत का जो स्थान है वो कौन सा है, तीसरा स्थान जो है वो भारत का है। चलिए ये कल का हमारा स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन था। भारतीय मूल की कौन सी महिला स्कॉटलैंड की संसद के लिए चुनी जाने वाली पहली सिख महिला बनी है, तो वो है कौन सी, पैम गोसेल जो है ये बनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग इसको याद रखना। आज का आपका स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन है कि चीन का जो अनकंट्रोल जो रॉकेट हो गया था, जो कि वापस आके गिरा था, वो कहां पे आके गिरा था, हमने आज भी इसको कवर किया है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर से करना। चलिए स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट लाता रहेगा। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।